हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज भी शुरुआती खबर तो थोड़ी अच्छी है। एक बार फिर ये बात सामने आई कि कड़ी पाबंदियों की वजह से लॉकडाउन के कारण बड़े शहरों में कोरोना के केसेस कम होना शुरू हुए हैं और आज महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया गया। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सख्ती के बाद केसेस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और डॉक्टर्स को आशा की किरण दिखाई दे रही है। अब ऑक्सीजन को लेकर, हॉस्पिटल बेड्स को लेकर पहले जैसी मारामारी नहीं है, लेकिन चिंता बनी हुई है। लेकिन अब खतरा हमारे गांवों पर है। कम से कम 13 राज्य ऐसे हैं जहां बड़े शहरों के मुकाबले गांव देहात से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार के शहरी इलाकों में अगर 24 घंटे में 3,482 केसेस आए तो ग्रामीण इलाके से एक दिन में 10,710 केसेस आए। ये फिगर्स डराने वाली है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के कई जिलों से भी इसी तरह की खबरें आई हैं कि शहरों में केसेस कम हो रहे हैं और गांवों में बढ़ने लगे हैं। गांवों में, कस्बों में बढ़ते केसेस का सबसे भयानक रूप देखने को मिला गंगा नदी में तैरती लाशों के रूप में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा घाट से 800 मीटर की दूरी पर कई लाशें मिली। किसी ने इनकी संख्या 22 बताई तो किसी ने 52। बलिया में गंगा किनारे 12 लाशें मिलने की खबर आई। बिहार के बक्सर में चौसा घाट पर 71 शव मिलने की बात कई दिन पहले आई थी। गाजीपुर और बक्सर, इन दोनों जिलों के डीएम ने यह कहा कि ये शव उनके इलाके के नहीं है। अब ड्रोन कैमरों से घाटों की निगरानी की जा रही है। लोग लाश पानी में ना फेंके, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। ये लाशें कहां से बहकर आई? क्या ये सभी लाशें कोरोना पेशेंट्स की हैं? क्या वजह थी कि लाशों को गंगा में बहाया गया? इनका दाह संस्कार क्यों नहीं हो सकता था? इन्हें दफनाया क्यों नहीं गया? और सबसे बड़ा सवाल है, बक्सर और गाजीपुर के प्रशासन ने इस पर क्या एक्शन लिया? इस पूरे मामले के तह तक जाने के लिए हमारे रिपोर्टर खतरा उठाकर, रिस्क लेकर इन इलाकों में पहुंचे और हमारे रिपोर्टर से आज दोनों राज्यों के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, लोकल प्रशासन से बात की, वहां रहने वाले स्थानीय लोगों से बात की, पुलिस से बात की। कोरोना काल में इस तरह लाशों का गंगा में तैरना बहुत खतरनाक हो सकता था। गंगा नदी में मिली लाशों की संख्या के बारे में आज बिहार के डीजीपी ने एक बड़ी बात बताई। उनके मुताबिक कल तक गंगा नदी में 71 शव मिले थे। सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कल शाम जब गंगा नदी पर जाल लगाया गया था तो रात को 2 और आज 4 शव और मिले। इस तरह बक्सर में गंगा नदी से अब तक 77 शव मिल चुके हैं। बिहार सरकार ने इन डेड बॉडीज के डिस्पोज ऑफ करने के आदेश दिए। साथ ही यह इंश्योर करने को कहा कि अब आगे से इस तरह के शव गंगा में प्रभावित कोई ना करे, यह इंश्योर किया जाए। इसके बाद बक्सर में पुलिस और प्रशासन एक्शन में आया। अब गंगा के घाट पर और गंगा नदी में पुलिस और प्रशासन के अफसर बोट लेकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कोई भी किसी लाश को गंगा में प्रवाहित ना करे। बक्सर में महादेव घाट पर गंगा नदी पर महाजाल लगा दिया गया है, जिससे अगर कोई लाश बहकर आती भी है तो इसमें रुक जाए। गंगा में मिल रहे शवों को लेकर बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से भी बात की है। दोनों सरकारें एक्शन में आई हैं। बिहार के डीजीपी के मुताबिक अब डेड बॉडीज आने का सिलसिला बहुत कम हो चुका है। हमें पहले 71 डेड बॉडीज मिली थी। मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है उनसे बात की। हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने अपने काउंटर पार्ट चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की
हमारे एसीएस होम साहब ने अपने यूपी के एसीएस होम साहब से बात की और मैंने जो है डीजीपी उत्तर प्रदेश साहब से बात करके उनको रिक्वेस्ट किया कि ये जो भी प्रक्रिया है, जो पालन हो रहा है, इसका जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत होना चाहिए और ये नदी में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो उन सब ने हमसे सहमति व्यक्त करते बोले कि हम सब कार्रवाई कराएंगे। साथ साथ जो बक्सर का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स गाजीपुर से, बलिया से, उनसे भी बात की। तो ये जो 71 डेड बॉडीज मिली थी, इसको तो जो है बहुत पुरानी हालत में ये थी, तो इनका हम लोगों ने जो है यूबी केस दर्ज करके डीएनए सैंपल प्रिजर्व कर लिया और कल रात और आज सुबह से मात्र 6 और डेड बॉडी जो है मिली है। वो हमने महाजाल जो लगाया है, 2 डेड बॉडी उस महाजाल में फंस गई थी और 4 डेड बॉडी उसके नीचे से निकलकर जो है वो आगे आ गई थी। तो उस पर हम अपेक्षित कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब कार्रवाई करने के बाद अब जो हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने लेवल पर भी इस प्रॉब्लम को बहुत गंभीरता से देख रहा है और अब जो फ्लो है डेड बॉडीज का वो बहुत कम हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले और एक आध दिन में वो पूरी तरह से जो है वो रुक जाएगा और जो एक विधिवत तरीके से शवों का जो है वो दाह संस्कार होना चाहिए वो होगा वहां पर भी। और हम लोग अपनी तरफ से जो हमसे अपेक्षित है वो काम हम लोग कर रहे हैं। बिहार के बक्सर में गंगा नदी में जो डेड बॉडीज मिली, हो सकता है उनमें से बहुत सारी उत्तर प्रदेश से बहकर आई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे के सारे शव यूपी से ही आए। लोकल लेवल पर भी कुछ लोगों ने शवों को सीधे गंगा नदी में प्रभावित किया और इसमें लोगों से ज्यादा गलती प्रशासन की दिखाई थी। बक्सर के लोकल लोगों ने बताया कि बक्सर के आसपास के जिलों में कोरोना की वजह से काफी मौतें हो रही हैं। मरने वालों की तादाद ज्यादा है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन की तरफ से उतनी व्यवस्था नहीं की गई। कहीं कोरोना से मरने वालों के लिए शमशान घाट तय नहीं कर पाए गए, तो कहीं पर लकड़ियों की कमी थी। लाश आप कह रहे हैं, प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लाशें यहाँ के स्थानीय नहीं है, वो यूपी से बह के आई है। ये बिल्कुल गलत है। हम लोग वहाँ के स्थानीय हैं, इस नाते बता रहे हैं। हम देख रहे हैं जब से बक्सर जिला में, पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा है, बक्सर जिले के सटे सीमावर्ती 4 जिला, हम लोग शाहाबाद के चारों जिला, कैमूर, भभुआ और आपको आरा, मतलब आरा में दिनारा के लोग लाशें ला के 10 लाशें 15 लाशें पर डे यहाँ पे बिकते थे, जल प्रवाह करते थे। कुछ लाशों को जलाया जाता था, वही लाशें सब जो जल प्रवाह किया गया है, वही लाशें इकट्ठा हो गई है 50 100 200 की संख्या में, आज सब बह रही है। अब हालात थोड़े बदले हैं। अब यहां लकड़ियों की व्यवस्था कर दी गई है, साथ ही पुलिस और प्रशासन की तरफ से पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस के कुछ जवानों को यहां तैनात किया गया है, जिसके बाद शवों को गंगा में प्रवाहित करने पर रोक लगी है। लोग अब डेड बॉडीज को पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और जिसके पास न समर्थ था तो आकर के अपने जल प्रवाह करके फेंक करके चले जाते थे। तो ये भी माना जाए कि यहाँ लकड़ी का व्यवस्था नहीं था, तो यहाँ जल प्रवाह लोग करते थे। हाँ। 4 दिनों पहले। अगर 4 दिनों से प्रशासन का व्यवस्था हो गया, अब यहाँ जल प्रवाह नाम का कोई चीजें नहीं है। लकड़ी गांव में से आती थी उस रोड पर से। जी। हाँ, और लाश जलाया जाता था और एका दुका लाश जो है वो प्रवाह भी हो जाता है। अब माने इस समय तो नहीं हो रहा है, लेकिन पहले लोग प्रवाह कर देते थे। पहले यहाँ पे सौदा होता था कि प्रवाह ही किया जाता? ना सौदा प्रवाह जो अपन लकड़ी लेके आवत रहा था, अपन फूकत रहा ना, तो प्रवाह होता रहा, गंगा प्रवाह कर। अच्छा, बहुत सारा लाश जब मिला तो का लाश मिले के का कारण मैंने वही तो सब अपन प्रवाह करके आदमी चल जाते रहा। अच्छा। लकड़ी के अभाव में फूके के व्यवस्था नहीं थे। ये वो लोग हैं जो शमशान घाट में ही काम करते हैं। कोई लकड़ी मुहैया करवाता है, तो कोई अंतिम संस्कार के दौरान जाने वाली क्रियाएं संपन्न करवाता है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि बक्सर में गंगा नदी में स्थानीय लोगों ने भी शव प्रभावित किए, तो उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन बक्सर में कई सारी लाशें यूपी से बहकर आई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गंगा नदी जब यूपी से बिहार में एंटर करती है तो सबसे पहला जिला बक्सर ही है।
बिहार के डीजीपी अब कह रहे हैं कि यूपी पुलिस की तरफ से इस बात का भरोसा दिया गया है कि अब किसी लाश को गंगा में प्रवाहित नहीं करने दिया जाएगा। हमारी बात जो है उत्तर प्रदेश आपके जो डीजीपी से हुई है उसमें उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे हमारी बात से सहमत होते हुए कहा है कि अगर उनके पुलिस के पदाधिकारी या कर्मी को कोई लापरवाही के तौर पे पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एश्योर कर दिया गया कि अब लाशें जो है वो वहाँ नहीं आएंगी, बिहार में नदी में। मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया ना कि जो हमारा दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से बात की तो उनकी कार्रवाई भी शुरू हो गई है और यही कारण है कि जो पिछले 24 घंटों से ज्यादा समय में 6 ही डेड बॉडी आई हैं और उनमें से भी 4 तो निकल गई थी महाजाल से भी और 2 जाल में जो फंसी हैं उनको लेकर और जो प्रक्रिया मैंने जैसे बताया है वो प्रक्रिया का हम पालन कर रहे हैं। बिहार के डीजीपी कह रहे हैं कि यूपी सरकार की तरफ से एक्शन का भरोसा मिला है और ग्राउंड पर एक्शन दिखाई भी दिया है। गाजीपुर में गंगा नदी पर जो डेड बॉडीज मिली थी उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया है। शमशान घाटों की सफाई की जा रही है और इस बात को अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहां न तो लकड़ियों की कमी हो न ही दाह संस्कार में देरी हो। गाजीपुर में 18 क्रिमेशन ग्राउंड है। गंगा नदी पर शव मिलने के बाद सभी क्रिमेशन ग्राउंड पर पहरा बिठा दिया गया है। पुलिस के अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी 20 से ज्यादा टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं। प्रशासन का दावा है कि शमशान घाट पर कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके बावजूद कुछ लोगों ने शवों को सीधे गंगा में प्रवाहित कर दिया। गाजीपुर में अब तक जो 23 शव मिले थे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीमें बाकायदा गंगा घाट पर इस बात की अनाउंसमेंट कर रही हैं कि डेड बॉडीज को गंगा में प्रवाहित न किया जाए। तो वो नदी में प्रवाहित नहीं की जाएगी, इस चीज को आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि ये नदी में प्रवाह हो रहा है। 100 इकट्ठा चले जा रहे हैं, कहीं किनारे लग जा रहे हैं 50, 100, 150, 100, जो कि बहुत भयावह स्थिति पैदा हो रही है। तो सभी लोग ध्यान दें, कोई भी 100 आप लोग ला रहे हैं तो 100 को बढ़िया से या तो आप लोग मुखाग्नि देकर उनको जला दीजिए अथवा नदी के किनारे उनको दफना दीजिए उचित खुदाई करके। ऐसे नदी में मत प्रवाह करिए, या तो फिर अधजला 100 भी न प्रवाहित करिए आप लोग। दाह संस्कार के अलावा कोई भी जल प्रवाहित नहीं करेगा। आप लोग भी ध्यान रखें, यदि बाहरी लोग ला करके कोई जल प्रवाहित करता है उसे जागरूक करें। नहीं मानता है हम लोगों को सूचित करें। राजस्व टीम व हमारी पुलिस टीम गंगा के तटों पर बराबर निगरानी कर रही है। सूचित करें। यदि कोई गरीब असहाय है जिसके पास दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है तो वह स्वयंसेवी संस्थाओं को या हम लोगों को सूचित करें, उसको समुचित व्यवस्था की जाएगी। किसी भी दशा में जल प्रवाह नहीं किया जाएगा। गाजीपुर में अब क्या हालात हैं? क्या वहां गंगा में शव प्रवाहित नहीं किए जा रहे? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने गाजीपुर के डीएम एमपी सिंह से बात की। उनका दावा है कि अब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। मरने वालों के परिजन क्रिमेशन ग्राउंड पर आकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसकी आर्थिक मदद की जा रही है। चूंकि गंगा का घाट बड़ा है इसलिए कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। जनपद गाजीपुर में वर्तमान में अच्छी सिचुएशन है, नॉर्मल है सब कुछ, और लोग अंत्येष्टि स्थलों पर जाकर अपने परिजनों की जो डेड बॉडीज है उसका सम्मानजनक ढंग से अंत्येष्टि कर भी रहे हैं। और हम लगातार ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि हमारे जनपद में जितने भी क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, क्रिमेशन पॉइंट्स हैं, वहाँ किसी को कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। और हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर किसी को डेड बॉडी क्रिमेशन पॉइंट तक लाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीकल भी अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अलावा ये कोई वीकर सेक्शन का पर्सन है, कोई डेड बॉडी है उस फैमिली की और उनके पास पैसे नहीं है, तो हम उनके लिए अंत्येष्टि पर पूरा सम्मानजनक ढंग से अंत्येष्टि संपन्न कराने के लिए पैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्धारित दर है वो हम पैसे भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारी टीमें लगातार चक्रमण कर रही हैं और हमने हर क्रिमेशन पॉइंट पर
जो महत्वपूर्ण स्थान हैं वहां हमने कैमरे भी लगवा दिए हैं, जिससे अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी अवांछनीय गतिविधि किसी के द्वारा की जाती है तो हम उसे ट्रेस भी कर सकें। हमारे जो क्रिमेशन पॉइंट्स हैं वहां हमने एक व्यवस्था रजिस्ट्रेशन की शुरू कर रखी है। हमें शाम तक ये जानकारी होती रहेगी पर डे कि वहां कितनी डेड बॉडीज आई और कितने का क्रिमेशन हुआ। इसके अलावा जहां जहां क्रिमेशन पॉइंट्स नहीं है बट गंगा का किनारा है, वहां हमारी टीमें पेट्रोलिंग कर रही हैं। वहां से अगर कोई ऐसी गतिविधि किसी के द्वारा की जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी टीमें पकड़ लेंगी उसको। जो हुआ वो भयानक था, डराने वाला था, लेकिन अब हालात बदले हैं। प्रशासन ने कोशिशें की हैं, नतीजा ये हुआ कि अब गंगा में शव मिलने की घटनाएं कम दिखाई दे रही हैं। गाजीपुर के डीएम के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गंगा नदी में सिर्फ 2 शव मिले हैं और दोनों का ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ये देखिए, 2 दिन पहले जब सूचना मिली थी तो हमारे यहाँ बक्सर और हमारे जनपद के ऑफिसर्स ने ज्वाइंट विजिट किया था, तो उस समय कोई डेड बॉडीज किसी भी टीम को नहीं मिली थी। बट उसके बाद मैंने फिर अपने अफसरों की पेट्रोलिंग कराई तो 12 एक जगह है, 12 एक गांव है गंगा के किनारे, वहां एक डेड बॉडी उस समय मिली थी और उस डेड बॉडी का फिर हम लोगों ने सम्मानजनक ढंग से अंत्येष्टि करा दिया और उसके बाद फिर हम लगातार पेट्रोलिंग भी करा रहे हैं। कल शाम को एक डेड बॉडी और मिली थी, घामर घाट है जहाँ क्रिमेशन पॉइंट है, क्रिमेशन होता है, वहां भी एक डेड बॉडी मिली थी, तो उसका भी हम लोगों ने सम्मानजनक ढंग से क्रिमेशन करा दिया और हमारी टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। हमने अपने जनपद में 4 टीमें बनाई हुई हैं जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर से लोग भी हैं और गंगा के दोनों किनारों पर जितना भी एरिया जनपद गाजीपुर में आता है, लगातार हम पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस भी कर रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि कहीं इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। गंगा में तैरते शवों ने सबको परेशान किया, दुखी किया, सवाल खड़े हुए। हमने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की और तहकीकात में यह बात साफ हुई कि जब गांव में कोरोना का वायरस पहुंचा तो बार बार चेतावनी देने के बावजूद कई जगह पर लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, टेस्ट कराने से इनकार किया, खांसी, जुकाम, बुखार को नॉर्मल समझा, हल्के में लिया और जब इस वायरस से लोगों की मौत होने लगी तो लोग जागे, डर पैदा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो चुके थे, इलाज के अभाव में बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई। फिर कई जगह शमशानों में लाइन लगी, कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ी और जब लोगों ने देखा कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने में काफी वक्त लगता है, दाह संस्कार में या शव को दफनाने में परेशानी होती है, तो कई लोग बेसब्र हो गए, इंतजार नहीं किया और अपने परिजनों की बॉडीज को गंगा में बहा दिया। कोरोना काल में संवेदनाएं मर गई हैं, दुख इतना ज्यादा है, लोगों को अपनी जान का इतना डर है कि कई जगह पर उन्होंने शमशान घाट में जाने का इंतजार भी नहीं किया, लाशों को पानी में फेंक दिया, गंगा में प्रवाहित कर दिया। और यह सब एक दिन में नहीं हुआ, 10-15 दिन के दौरान यह हुआ। इसीलिए लाशों की संख्या इतनी ज्यादा नजर आई। लेकिन अब हालात सुधरे हैं, लोग जागरूक हुए हैं, संभलने लगे हैं, कोरोना के केसेस कम हुए हैं, मरने वालों की संख्या कम हुई है, शमशान घाटों पर से प्रेशर कम हुआ है, प्रशासन भी मुस्तैद हुआ है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसलिए गंगा में लाशों के मिलने का सिलसिला भी अब बंद हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन को मुस्तैदी लगातार दिखानी होगी। गांवों पर से, देहात के इलाकों से खतरा टला नहीं है। गंगा किनारे यूपी, बिहार और बंगाल के करीब 70 से ज्यादा छोटे बड़े शहर बसे हुए हैं। यहां कोरोना संक्रमितों के शव अगर गंगा नदी में बहाए गए तो खतरा बड़ा हो सकता है। अब मैं आपको एक और चौंकाने वाली खबर बताता हूं। आजकल कोरोना के सीरियस पेशेंट्स के लिए वेंटिलेटर कितने जरूरी हैं, उनकी उखड़ती सांसों को संभालने के लिए वेंटिलेटर कितने कम पड़ने लगे हैं, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि राजस्थान और पंजाब में सरकारी हॉस्पिटल्स के वेंटिलेटर्स गायब हो गए। पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर जिला हॉस्पिटल को दिए गए थे,
वो इन हॉस्पिटल्स में आने वाले मरीजों को नहीं मिल पाए। मैं इसका सच आपको बताना चाहता हूं और यह सच परेशान करने वाला है। हमारे रिपोर्टर्स ने जब तहकीकात की तो वेंटिलेटर्स को लेकर एक कड़वी बात सामने आई। पहले राजस्थान की बात आपको बताता हूं। राजस्थान में सरकारी वेंटिलेटर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किराए पर दिए जा रहे हैं। यह सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन हमारे रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने तहकीकात की और उसके बाद बताया कि पीएम केयर फंड की तरफ से जो वेंटिलेटर जिला हॉस्पिटल्स को दिए गए थे और इनमें से जो वेंटिलेटर अभी यूज नहीं हुए, हॉस्पिटल में धूल फांक रहे हैं, उन वेंटिलेटर्स को अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किराए पर दिया जा रहा है। यानी जो लोग सरकारी हॉस्पिटल में अपने मरीजों का इलाज कराने के लिए आते हैं, जिन मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत होती है, उन्हें इन सरकारी वेंटिलेटर्स के लिए अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी वेंटिलेटर्स के लिए हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। मनीष ने बताया कि भरतपुर में जिला हॉस्पिटल के पास 60 वेंटिलेटर थे। इनमें से 40 तो हॉस्पिटल में यूज हो रहे हैं, लेकिन जो 20 बचे उनमें से 10 वेंटिलेटर एक प्राइवेट हॉस्पिटल को 60,000 रुपए महीना यानी 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से किराए पर दे दिए गए। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन से जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा आखिर वेंटिलेटर किराए पर क्यों दिए गए, क्या हॉस्पिटल में वेंटिलेटर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता था, क्या इससे वो लोग इलाज के लिए वंचित नहीं होंगे जो गरीब हैं, जो वेंटिलेटर की आस में सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इन सारी बातों पर मेडिकल अफसर का कहना था कि वेंटिलेटर तो हमारे पास थे, लेकिन काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन पॉइंट्स नहीं थे, स्टाफ की कमी है, यहां रखे रखे बेकार हो रहे थे, इसलिए उन्हें किराए पर दे दिया। हमने अभी तक 10 वेंटिलेटर्स दिए हैं जिंदल हॉस्पिटल को, और इस समय हमारे पास वैसे 10 स्पेयर में और हैं, लेकिन हमारी कमेटी निर्णय करेगी कि हम कुछ और दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे विचार से अभी हमारे पास जो 20 वेंटिलेटर कोविड आईसीयू के लिए हमने रखे हुए हैं, उसमें बैकअप के लिए हम भी 5-7 वेंटिलेटर अपने लिए रखना चाहेंगे, जस्ट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अगर उसमें कोई शटडाउन हो जाता है तो हमारे पास भी हमारा बैकअप होना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे ही हमारे पास हमारा मैन पावर का प्रॉब्लम और जो ऑक्सीजन रिमेनिंग पॉइंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वैसे ही हम हमारे वेंटिलेटर्स वापस ले लेंगे, क्योंकि हमारे साथ मेन क्रंच ये रहता है वेंटिलेटर्स। जैसे हमारे पास 40 वेंटिलेटर्स आए, सारे वेंटिलेटर्स हम यूज़ करने की स्थिति में इसलिए नहीं होते क्योंकि उस वेंटिलेटर केयर के प्रोपोर्शन में जो हमारे पास स्टाफ होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स जो होने चाहिए, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो 40 वेंटिलेटर्स यदि हम इंस्टॉल भी करते हैं तो वो एक इंस्टॉलेशन के रूप में ही रह जाएंगे, वो पेशेंट केयर नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। इस वजह से हमारे वो अनयूज्ड रह जाती हैं चीज़ें। और दूसरा ये था कि हमारा को ऑक्सीजन के कंजम्पशन को भी देखना है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की रैशनैलिटी को ध्यान में रखते हुए भी वेंटिलेटर पे अपन लेते हैं पेशेंट्स को। थर्डली ये है कि हमारे पास जो लगाने वाले पॉइंट्स की बात थी वो हमारे मंत्री जी ने सॉल्व कर दिया है, हमें 60 पॉइंट्स और लगाने का सैंक्शन मिला है। तो जैसे ही हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, वैसे ही हम हमारे वेंटिलेटर्स को वापस ले लेंगे, क्योंकि वी विल बी इन अ पोजीशन टू यूज ऑल द वेंटिलेटर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। ऊपर से सुनने में बात ठीक लगती है कि अगर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स यूज नहीं हो पा रहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में देने से किसी के काम तो आएंगे, लेकिन सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं होता। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि जैसे ही ये सरकारी वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहुंचे तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन वेंटिलेटर के किराए के नाम पर मरीजों से मनचाही रकम वसूलने लगा। सरकार ने तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 2,000 रुपए पर डे का किराया रखा, उन्हीं वेंटिलेटर से वही प्राइवेट हॉस्पिटल रोज किसी से 20,000 तो किसी से 40,000 और कहीं कहीं तो उससे भी ज्यादा वसूल रहे हैं, क्योंकि वेंटिलेटर्स की जरूरत है, लोग परेशान हैं। भरतपुर से बीजेपी के एमपी रंजिता कोली ने यही बात कही। रंजिता कोली ने इल्जाम लगाया कि वेंटिलेटर्स को लेकर जिला हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल ने सेटिंग कर ली है, दोनों की मिली भगत थी और इसी के बाद इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किराए पर दिया गया। पीएम केयर फंड से 40 वेंटिलेटर आए। मैं पिछले 2 महीने से लगातार अस्पताल प्रशासन से बार बार पूछ रही हूँ
कि वेंटिलेटर कहाँ लगाए हैं, कहाँ पर गए हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है और छुपाते रहे। जिंदल हॉस्पिटल जो हमेशा विवाद में रहा, उसको अस्पताल प्रशासन ने 10 वेंटिलेटर दिए हुए हैं, लेकिन कलेक्टर का कहना है कि वो वेंटिलेटर कंडम थे, लेकिन वो बिल्कुल सही थे। और जिंदल हॉस्पिटल का उन वेंटिलेटरों से मरीजों से 35 से लेकर 40,000 के पैकेज के रूप में वसूल की जा रही है, जबकि भरतपुर में 2 मंत्री होते हुए भी इस तरीके की नाकामी और इस तरीके की ये हमारे मरीजों के ऊपर देखने को मिल रही है, वो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की लापरवाही मिली है। मैं तो समझती हूँ कि ये दोनों की मिलीभगत है, मिलीभगत की तरफ इशारा करती रही है। जिंदल हॉस्पिटल के खिलाफ, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं राज्य सरकार से निवेदन करती हूँ कि इनके सबके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी तरीके से जांच की जानी चाहिए। हमारे संवाददाता ने तहकीकात की, सवाल उठाए, तो राजस्थान की सरकार ने आज वेंटिलेटर को लेकर फैसले में थोड़ा बदलाव किया। कहा कि वेंटिलेटर्स को अब बिना किराया वसूले हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा। वैसे इस पूरे मामले पर भरतपुर के डीएम का कहना था कि क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पॉइंट्स और मैन पावर की कमी थी, इसलिए वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किराए पर दिए गए, लेकिन जहां तक बात ज्यादा पैसे वसूलने की है तो इसे रिव्यू किया जा रहा है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन पॉइंट्स हमारा मेडिकल स्टाफ और नंबर मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई के अनुसार बाकी 20 का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे वेंटिलेटर की मांग इस महामारी में बढ़ती जा रही है, तो हमने ये उचित समझा कि ये अनयूटिलाइज पड़े रहें, कोई इस्तेमाल नहीं हो, इससे अच्छा इसका यूटिलाइजेशन हो। तो हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से कहा कि आपको अगर वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है और आपकी अगर डिमांड है तो आप हमसे ले सकते हो ऑन कॉस्ट। तो हमने कॉस्ट तय कर दी, 60,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कॉस्ट तय है और एक निजी अस्पताल को हमने दिए। आपके माध्यम से मैं दूसरे अस्पतालों से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ पे सिस्टम अनयूटिलाइज पड़ा रहे और इस महामारी में आप अल्टीमेटली कोविड के जो केसेस हैं, जो हमारे कोविड के केसेस लगातार जिले में, पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष में बढ़ते जा रहे हैं, उसमें हमारे पास जो सुविधा आज उपलब्ध है उसका इस्तेमाल अगर हम नहीं कर पा रहे, तो आपको अगर आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उपलब्ध कराएंगे। और हमारे पास जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा और पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल रह जाएंगे तो हम उनको वापस यथावत वैसे लेंगे। जहाँ तक आप अमाउंट की बात कर रहे हैं, हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं, आगे भी कर देंगे। पर हमारी ये मंशा है कि कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी सिस्टम हमारे पास अवेलेबल रहे, वो यूटिलाइज नहीं हो और उससे अगर किसी की जान बच सके तो हम उसको सर्वोपरि मानते हैं। इस सारी बात में ये बात गोल कर दी गई कि ये इक्विपमेंट, ये वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड के द्वारा देश की जनता के पैसे से खरीदे गए, फ्री में राजस्थान सरकार को दिए गए थे। अब केंद्र सरकार वेंटिलेटर भेज सकती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पॉइंट ना हो तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 1 साल का टाइम था तैयारी करने के लिए और ये सारी बातें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सॉल्व हो जानी चाहिए थी। जरा सोचिए, पिछले साल जुलाई में भरतपुर के सरकारी हॉस्पिटल में 40 वेंटिलेटर पहुंच गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 20 के लिए ही ऑक्सीजन पॉइंट का इंतजाम हुआ। जिला प्रशासन चाहता, हॉस्पिटल का प्रशासन चाहता तो पिछले साल ही कई और ऑक्सीजन पॉइंट बनवाए जा सकते थे। इसमें इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन किसी ने इस बारे में सोचा नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। करोड़ों रुपए के वेंटिलेटर 10 महीने तक अनयूज पड़े रहे। अब मैं आपको पंजाब का हाल दिखाता हूं। पंजाब भी उन राज्यों में है जहां कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और परेशानी की बात है कि यहां भी कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की बेहद जरूरत है। हॉस्पिटल्स पर प्रेशर है, कई मरीज ऐसे जिन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल पाता। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पंजाब में भी कई जिला हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर स्टोर रूम में रखे हैं, ये कभी बाहर निकले ही नहीं। पीएम केयर फंड से, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक पंजाब गवर्नमेंट को 809 वेंटिलेटर अलॉट किए गए, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 250 से ज्यादा वेंटिलेटर्स अभी भी अलग अलग जिला हॉस्पिटल्स में अनयूज्ड हैं। कहीं स्टोर रूम में रखे हैं तो कहीं इन्हें चलाने के लिए
एनेस्थेसिस नहीं है। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने जांच की तो पता चला कि फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में तो 62 वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल के अंदर कबाड़ की तरह पड़े हुए हैं। और इस बात की तस्दीक आम आदमी पार्टी के लोकल एमएलए कुलजीत संधवान ने की। संधवान ने ट्विटर पर इन अनयूज्ड वेंटिलेटर्स की तस्वीरें पोस्ट कर दी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील की, कहा जब देश में पंजाब में मरीज वेंटिलेटर्स की कमी से मौत के मुंह में जा रहे हों तो इन वेंटिलेटर्स को बाहर क्यों नहीं निकालते, इन्हें यूज कीजिए, लोगों की जान बचाइए। रोज वेंटिलेटਰਾਂ ਦੀ कमी कारण देश ਦੇ ਵਿੱਚ पेशेंट मर रहे हैं, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ पेशेंट मर रहे हैं और 6 दर्जन ਦੇ करीब वेंटिलेटर ਜਿਹੜੇ पीएम केयर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਏ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ और पंजाब गवर्नमेंट ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਅਹਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। और ठीक कराओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, एक घरे बैठ के कुछ नहीं होना। इस लोगों का हुण समा है भी लोगों का आप हाथ फड़िए, जिहड़ी सेवा लोगों ने अपन बख्शी है वो सेवा करिए, वेंटिलेटर ठीक कराओ। और असीं इस वेंटिलेटर की गल विधान सभा भी कर चुके हैं, हर थां कर चुके हैं, मंत्री की मीटिंग भी लै चुके हैं। ये क्यों नहीं ठीक होंगे? जिहड़े दोषी है उन्होंने कतल का मुकदमा चलना चाहिए। सवाल तो वाजिब है। पंजाब में पिछले साल ये वेंटिलेटर्स भेजे गए थे और इनमें से अगर एक ही हॉस्पिटल में 62 वेंटिलेटर्स अनयूज्ड रखे हों तो यह चिंता की बात है। हालांकि हेल्थ प्रशासन का कहना है कि जो तस्वीर दिखी वो उन वेंटिलेटर्स की है जो शुरू से ही खराब थे। लेकिन सवाल है, अगर वेंटिलेटर्स खराब थे तो उन्हें ठीक क्यों नहीं कराया गया? अगर ये ठीक हो जाते तो वेंटिलेटर्स की कमी नहीं होती। हमारे पास इस समय टोटल वेंटिलेटर जो ठीक हैं वो है अराउंड 42 बेड वेंटिलेटर्स, ठीक है जी। और कुल हमें 82 वेंटिलेटर प्राइम मिनिस्टर योजना से आए थे। प्राइम मिनिस्टर योजना वाले जो हैं उसमें से लगभग 62 वेंटिलेटर्स वो खराब हैं और वो शुरू से ही खराब हैं। ये सिर्फ फरीदकोट में खराब नहीं है, ये मेरे ख्याल से पंजाब में और सारे देश में ये खराब होंगे क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। पीएम केयर से ये फंड से आए थे ये। So in totality that the patients which we have at present, उनके लिए इस समय we are neck to neck। और आज ही मेरे को हमारे मंत्री साहब ने कहा कि 10 वेंटिलेटर आप अच्छी किस्म के खरीदें और उसके बारे में हमने अभी बात कर ली है। और जो हमने पहले वेंटिलेटर अपने अस्पताल के लिए अपने फंड से लिए थे उसी प्रकार के वेंटिलेटर हम अच्छे ले लेंगे। हमारी सिचुएशन इज नॉट दैट बैड बट यस जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स है उसको थोड़े से कम है, परंतु 10 वेंटिलेटर यदि हम और ले लें विच कैन बी विद इन 10 डेज और इन एडिशन टू दिस इन जो 62 वेंटिलेटर ये जो ठीक हो जाएं तो फिर कोई कमी नहीं है। अब सवाल ये कि अगर 1 साल पहले वेंटिलेटर्स आए वो खराब थे तो शिकायत क्यों नहीं की गई, सवाल क्यों नहीं उठाए गए? बात तो तब सामने आई जब ये तस्वीरें सुर्खियां बनी, मीडिया में दिखाई गई। जिला प्रशासन अब हरकत में आया है। वेंटिलेटर्स को रिपेयर करने वाले, उनकी सर्विस करने वाले इंजीनियर हॉस्पिटल भी मिल गए हैं, वो हॉस्पिटल पहुंच भी गए हैं। और जो वेंटिलेटर्स पिछले साल से हॉस्पिटल के स्टोर रूम में बंद थे उन्हें इंस्टॉल किया जाने लगा है। यह काम पहले भी हो सकता था। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने आज बताया कि कुल मिलाकर 90 वेंटिलेटर्स खराब थे, अब उन्हें ठीक करा रहे हैं। पीएम केयर से कोविड के लिए वेंटिलेटर्स आए हैं, काफ़ी सारे आए हुए हैं। उसकी रिपेयर वगैरह सर्विस वगैरह की इशू था, वो पड़े हैं, वो नहीं ठीक हो रहे, कंपनी वाले नहीं आ रहे थे। कंपनी वाले बीच में आए थे, वो ठीक करके, तो उसके स्पेयर्स का इशू था, स्पेयर्स नहीं आ रहे थे। तो आज सुबह इंजीनियर आ गया, स्पेयर्स लेकर आया। हम पिछले कम से कम 20 दिन से उनसे कोशिश कर रहे थे कि आओ आओ लगातार आओ, वो उनके स्पेयर्स आए हैं तो वो आ गए हैं, वो ठीक कर रहे हैं। आज से शुरू मात्रा में ये जो खराब पड़े हैं करीब 90 के करीब है। तो सर कौन से फंड में आए थे जो ये वेंटिलेटर आए? हमें गवर्नमेंट से आए हैं जी, गवर्नमेंट से आए हैं। 1 साल तक वेंटिलेटर्स पड़े रहे, उन्हें इंस्टॉल करने की कोशिश न की जाए। अगर उनमें कोई खराबी थी तो सवाल न उठाए जाए, उन्हें रिपेयर करने की कोशिश न की जाए। और ये तब है जब पंजाब में हालत खराब है। पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले की उदाहरण आपको बताता हूं। रोजाना 300 से ज्यादा लोग यहां कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, कई मरीजों की जान जा रही है।
3000 से ज्यादा पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं। ऐसे में पूरे जिले में सिर्फ 11 वेंटिलेटर हैं और दुख की बात यह है कि ये वेंटिलेटर अलग अलग हॉस्पिटल्स में काफी दिन से रखे हुए हैं। किसी मरीज को अगर वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत हो तो उन्हें इन पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें ऑपरेट करने वाले नहीं हैं। यहां भी टेक्नीशियंस की, एनेस्थेसिस्ट की कमी है। जिले की सिविल सर्जन ने तो यहां तक बताया कि पिछले 3 साल से उनके पास वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए स्पेशलिस्ट नहीं है। जब जरूरत होती है तो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए किसी को बुला लेते हैं, लेकिन अब चूंकि इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए जिले के 11 में से 5 वेंटिलेटर फरीदकोट मेडिकल कॉलेज को दिए गए हैं। वहां स्टाफ है और ये वेंटिलेटर वहीं चल पाएंगे। इस टाइम जिला श्री मुक्तसर साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਮਲੋਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 11 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ 5 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਲੱਗੀ ਹੈ? देखो मेडिकल स्पैशलिस्ट आलमोस्ट 3 सालों तो साढ़े को लगातार नहीं है। कई बार कोई डेपूटेशन पे आ जाते विचों ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ हॉस्पिटलों तो फील्ड चों जिला हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ हफ्ते 'ਚ 1 दिन ਜਾਂ 2 दिन वास्ते लगाने बड़ी बारी दिक्कत बहुत ज़्यादा देखो एमरजेंसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। बट साढ़े को मेडिकल स्पेशलिस्ट की घाट बहुत है। लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ इक्विपमेंट की कमी है, सपोर्ट सिस्टम की कमी है, लेकिन ये रिपोर्ट्स देखते हैं तो पता चलता है कि वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। ये वेंटिलेटर 1 साल पहले भेजे गए थे। ये वेंटिलेटर गरीब लोगों के इलाज के लिए हैं, ऐसे लोगों की सांसें लौटाने के लिए हैं जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से राज्य सरकारों को मुफ्त में दिए गए थे। इन्हें किराए पर चढ़ाने का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देने का हक किसी को नहीं है। और फिर दूसरी जगह वेंटिलेटर्स कबाड़ में पड़े रहे, 1 साल तक इसने परवाह नहीं की। ऐसे वक्त में जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कितना बड़ा क्राइम है, कितना बड़ा अपराध है। और यह संयोग की बात है कि दोनों राज्य जहां पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स को लेकर हेराफेरी हुई, लापरवाही हुई, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। कांग्रेस के जो नेता पीएम केयर फंड के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हैं, अब उनको बताना पड़ेगा कि पीएम केयर फंड से 1 साल पहले मिले वेंटिलेटर्स का ऐसा बेजा इस्तेमाल क्यों किया गया कि वो गरीब लोगों के काम नहीं आए। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और परेशान करने वाली बात है कि वेंटिलेटर ही नहीं बल्कि वैक्सीन को लेकर भी इसी तरह के सवाल हैं, इसी तरह की सियासत है। अब मैं आपको बताता हूं कोरोना से लड़ने के सबसे कारगर उपाय वैक्सीन को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है। कई राज्य हैं जो लगातार वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं, केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं। आज दिल्ली में 18 साल से ऊपर वालों के लिए कोवैक्सीन का टीका बंद हो गया। जो लोग पहली डोज लगाने गए थे उन्हें वैक्सीन नहीं मिली। दिल्ली सरकार ने कहा कि चूंकि भारत बायोटेक ने उन्हें कोवैक्सीन देने से इनकार कर दिया, इसलिए दिल्ली में कोवैक्सीन का इंजेक्शन नहीं लग सकेगा। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने भी वैक्सीन की कमी का हवाला देकर 18 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन को आज बंद कर दिया। बीएमसी ने 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। राजस्थान सरकार ने भी विदेश से वैक्सीन मंगवाने का फैसला किया, लेकिन इस सब के बीच राजनीति शुरू हो गई। दिल्ली सरकार ने आज कहा कि अगर वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करते, उन्हें बाहर नहीं भेजते, तो ये भारत के लोगों के काम आती। आज दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि अब तो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दूसरी फार्मा कंपनी को दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकें और प्रोडक्शन तेजी से हो सके। हमारे पास इस वक्त
कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। ये राज्य इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, राज्य इंटरनेशनल टेंडर कर दें, वो करेंगे ही, आप नहीं करोगे तो करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है इस समय, वो निभाएं। एक्सपोर्ट सारा बंद करें और जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, इनसे फॉर्मूला लेके सारी कंपनियों को, देश में जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं उनको सबको इसका फॉर्मूला देके मास स्केल पे प्रोडक्शन कराएं, नहीं तो ये 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव में हमारे लोग वैसे ही मरते रहेंगे जैसे इस 2nd वेव में मरे हैं, वैसे ही हमारे हालात खराब होते रहेंगे। किसी शहर के पहले होंगे, किसी के बाद में होंगे, लेकिन और ये वैक्सीन कंपनियां फिर कहती रहेंगी कि हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे देंगे। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि वैक्सीन का फॉर्मूला सब कंपनियों को क्यों नहीं दिया जाता। बहुत सारी फार्मा कंपनियां हैं, भारत तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का गढ़ है, यहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीन तैयार होती है, तो फिर कोवैक्सीन का फॉर्मूला या एस्ट्राजेनेका का फॉर्मूला, कोविशील्ड का फॉर्मूला बाकी कंपनियों को क्यों नहीं दिया जा सकता ताकि वो भी वैक्सीन तैयार कर सके। इसका जवाब दिया बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने और बड़े सरल शब्दों में समझाया कि वैक्सीन का फॉर्मूला शेयर करने में प्रॉब्लम क्या है। कोविशील्ड का जो फॉर्मूला है, कोविशील्ड के पास जो लाइसेंस है वो भारत का लाइसेंस नहीं है। मैं आपको बता दूं और पहले भी बताया था, एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका के पास इसका लाइसेंस है। एस्ट्राजेनिका लाइसेंस होल्डिंग अथॉरिटी है, इन्होंने सब लाइसेंस किया है। जैसे हम घर को सबलेट करते हैं वैसे ही इन्होंने सब लाइसेंसिंग किसको किया है? भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को किया है। क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इस फॉर्मूला को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस लाइसेंस को किसी और कंपनी को दे सकती है क्या? नहीं दे सकती है, क्योंकि उसके पास लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं है। उसका जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो एस्ट्राजेनिका के पास है, जो विदेशी कंपनी है, एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी नहीं है। क्या इंडिया इस लाइसेंस को कभी भी प्रोक्योर कर सकती है, ला सकती है? ला सकती है। कैसे ला सकती है? अगर WHO में, अगर यूनाइटेड नेशन में हम जाएं, संयुक्त राष्ट्र में जाए, एक ट्रिप्स की संधि होती है। ये संधि ट्रिप्स की जो होती है ये लाइसेंसिंग के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर होती है। अगर इस ट्रिप्स के संधि में किसी प्रकार से परिवर्तन किया जाए और पूरा विश्व और संयुक्त राष्ट्र कहे कि जो देश इसमें सम्मिलित हैं वो तैयार हो जाएं कि हां हम तैयार हैं टू वेव ऑफ ट्रिप्स, चलिए जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी हम ये लाइसेंस देंगे, तो बिल्कुल हमारे देश में भी ये लाइसेंस आ सकता है। वो वैक्सीन है, ये एक लिविंग वायरस को मार करके, उसके बाद में साधारण शब्दों में ताकि आम जनता समझ सके, एक लिविंग वायरस को मार करके होल वायरस वैक्सीन प्रिपेयर होता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो होता है बायो सेफ्टी लेवल, अर्थात ये वायरस कहीं बाहर ना निकल जाए, ये वायरस कहीं एक आतंक न फैला दे, ये वायरस कहीं एक बड़े बीमारी का कारण न बन जाए। इसलिए उस वायरस को कंटेन करना पड़ता है और उसको जिसमें कंटेन करना पड़ता है वो बायो सेफ्टी लेवल कहलाता है और उसके सबसे लेवल हाई 3rd लेवल की सेफ्टी की आवश्यकता होती है। और ये केवल और केवल भारत बायोटेक के पास है। पेनेशिया एक कंपनी है, उसके पास भी ये बायोटेक जो सेफ्टी का विषय है, जो बायो सेफ्टी लेवल 3 है, वो उसके पास है। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को बैठा करके, किनको? भारत बायोटेक को और पेनेशिया को बैठा करके बात की है कि आप दोनों किसी भी कीमत पे मिल करके आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। मेरी जानकारी है कि कम से कम 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनसे बात की जा रही है कि वो कोवैक्सीन का प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ाएं। और जहां तक कोविशील्ड का सवाल है, एस्ट्राजेनेका का सवाल है, उसके लिए पूरी दुनिया को मिलकर फैसला करना पड़ेगा। अमेरिका ने इस बात का सपोर्ट किया है, लेकिन जर्मनी जैसे देश हैं जो WTO के इस फैसले को नहीं होने दे रहे, तो इसमें वक्त लग सकता है। अब एक और आरोप यह लगाया गया कि सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोज बाहर भेज दी,
एक्सपोर्ट कर दी। अगर ये डोज हमारे यहां इस्तेमाल होती तो और ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकते थे। हमारे यहां वैक्सीनेशन की कमी नहीं पड़ती। तो संबित पात्रा ने आज इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया। क्या कहा संबित पात्रा ने, वो सुनिए। ये जो वैक्सीन बाहर भेजे गए वो दो कैटेगरी में भेजे गए हैं। जो पहला कैटेगरी है जिसमें लगभग 107 लाख अर्थात 1,07,00,000 आसपास वैक्सीन भेजा गया है, यह एड के रूप में भेजा गया है। एड मतलब मदद, एड मतलब ग्रांट के रूप में भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। एक है कॉमर्शियल लायबिलिटी और दूसरा है लाइसेंसिंग लायबिलिटी। कॉमर्शियल लायबिलिटी क्या है? कॉमर्शियल लायबिलिटी है ये दो कंपनी भारत की जो भारत में मैन्युफैक्चर कर रही हैं वैक्सीन, कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन की भारत बायोटेक। इन्होंने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट देश के बाहर बुकिंग्स ली थी और कुछ एडवांस पेमेंट लिया था। आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, बदले में पैसा लेकर के आप उनको वैक्सीन दे रहे हैं, ये अनिवार्य है। ये किसी की भी सरकार हो, ये जो हस्ताक्षर आप करते हैं, जो कंपनीज हस्ताक्षर करती है, जो एडवांस पेमेंट लेती है, उसके एवज में उनको देना ही पड़ेगा। ये दोनों आरोपों के जवाब तो दिए, लेकिन एक कड़वा सच है कि हमारे देश में इस समय वैक्सीन की कमी है। जिस स्पीड से वैक्सीनेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, और वैक्सीनेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब हमारे यहां प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे यहां इन कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते जुलाई और अगस्त हो जाएगा। इसके अलावा रशिया से स्पुतनिक वी ये इंपोर्ट करने की कोशिश हुई है। बड़े पैमाने पर स्पुतनिक के डोजेज भारत आ भी चुके हैं। स्पुतनिक का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाएगा, लेकिन उसका प्लांट बनने में, तैयारी होने में कई महीने लग जाएंगे। इस दौरान अमेरिका के पास 2 करोड़ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, कोविशील्ड जिसके नाम से हमारे यहां जाना जाता है, वो तैयार है और ये वैक्सीन भारत को दी जानी है। लेकिन एक प्रॉब्लम की वजह से ये अटकी हुई है। ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बाल्टीमोर के एक प्लांट में बनी है, लेकिन अमेरिका की अथॉरिटी FDA ने अभी तक इसे क्लियर नहीं किया है, अप्रूवल नहीं दिया है। असल में पहले इसी मैन्युफैक्चरर ने बाल्टीमोर में जॉनसन एंड जॉनसन के 1.5 करोड़ इंजेक्शन बर्बाद कर दिए थे। FDA को उन्हें रिजेक्ट करना पड़ा था, इसलिए FDA को इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर पूरा भरोसा नहीं है। अब जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भारत में प्रोड्यूस करने की तैयारी भी की जा रही है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहां हो, इसको लेकर के कई प्राइवेट फार्मा कंपनियों से बात की गई है और उम्मीद करनी चाहिए कि जॉनसन एंड जॉनसन भारत में प्रोड्यूस होगी। अच्छी बात है कि जॉनसन एंड जॉनसन का एक ही डोज लगता है। शुक्रवार यानी 14 मई को ईद है और इस बार ईद भी एक बार फिर कोरोना की महामारी के बीच मनानी होगी। तो इस बार ईद के मौके पर खास एहतियात रखने की जरूरत है, लेकिन सरकार की तमाम गाइडलाइन बार बार अपील के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं। इसलिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से बार बार अपील की है कि इस बार ईद सादगी के साथ मनाई जाए। आज लखनऊ में दारुल उलूम फिरंगी महली की तरफ से सड़कों पर बाकायदा अनाउंसमेंट करवाया गया कि लोग ईद के मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जिस तरीके से रमजान के मुबारक महीने में बदलाव में कोविड प्रोटोकॉल पर पूरी तरीके से अमल करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम किया है। ईद की खरीदारी को लेकर सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है हैदराबाद में, और वो भी तब जबकि तेलंगाना में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज ही तेलंगाना में कोरोना के 4,800 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना इन्फेक्शन में इस रफ्तार को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने आज से राज्य में 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन सुबह 10 बजे से शुरू हो गया,
लेकिन 10 बजे से पहले हैदराबाद से जो तस्वीरें आई वो आप देखिए। कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बावजूद हैदराबाद के चारबारा इलाके में लोगों की भीड़ दिखी। लोग सुबह सुबह ईद की खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच गए। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लागू हुआ, हैदराबाद के चार मीनार इलाके का नजारा बदल गया। चार मीनार के इलाके में पुलिस की टीमें तैनात हो गई। पुलिस के घुड़सवार दस्ते ने इलाके में गश्त की और लोगों को लॉकडाउन फॉलो करने को कहा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा मुस्लिम समाज लापरवाही दिखा रहा है। मुस्लिम समाज में बहुत सारे समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोरोना के खतरे को समझ रहे हैं। ईद को देखते हुए तेलंगाना के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, मौलानाओं ने आज एक मीटिंग की और इस मीटिंग में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। मीटिंग में फैसला किया गया कि मुस्लिम समाज के लोग इस बार की ईद सादगी से मनाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि ईद की नमाज आप अपने घर में अदा करिए। मस्जिद में सिर्फ 2 या 3 लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि हम मस्जिद को वीरान नहीं कर सकते। इस वेबिनार में होम मिनिस्टर साहब को भी हमने कह दिया है, उन्होंने भी कहा है, DGP साहब से मैंने बात की है। तो मेरी आप तमाम हजरात से अपील है कि ईद की नमाज हमको अपने घर में पढ़ना है। हमारे मुकामी मस्जिद में 3 से 4 अफराद जो मस्जिद के खिदमत गुजार अदा करेंगे। कोविड का पूरा लिहाज रखिए, मास्क पहनिए, लॉकडाउन के गाइडलाइंस को फॉलो करिए। यकीनन इस लॉकडाउन से गरीबों पर बहुत बड़ा तकलीफ बनेगी। मैं शुरू से लॉकडाउन के खिलाफ रहा हूं, मगर हाईकोर्ट का फैसला है, ऑर्डर है और हुकूमत ने जियो भी जारी किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ईद की नमाज घर में पढ़िए। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे मौलाना भी यही बात कह रहे हैं और मैं भी आपसे ये अपील करना चाहता हूं, मुस्लिम भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि ईद पर अपने घर पर ही मनाएं, नमाज घर पर अता करें, सादगी से ईद मनाएं। मुश्किल वक्त है, इस समय पहली जरूरत है खुद को कोरोना से सेफ रखना। अगर बच गए तो अगले साल ईद पूरे जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ मनाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में छोटे बच्चों के लिए आज एक अच्छी खबर सामने आई। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को बच्चों की वैक्सीन के 2nd और 3rd फेज के ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 2 से 18 साल के बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल करने की सिफारिश की, जिसे आज परमिशन दे दी गई। यह ट्रायल दिल्ली और पटना के एम्स में शुरू होगा। इसके अलावा नागपुर के मेडिट्रिना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। यह क्लिनिकल ट्रायल 525 बच्चों पर किया जाएगा। कमेटी की सिफारिश के मुताबिक भारत बायोटेक को फेज 3 का ट्रायल शुरू करने से पहले फेज 2 का पूरा डेटा अवेलेबल करवाना होगा। आप जानते हैं कि दुनिया में अभी तक सिर्फ फाइजर कंपनी ऐसी है जिसने कोरोना के खिलाफ बच्चों के लिए वैक्सीन बनाई है, लेकिन यह वैक्सीन भी 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। भारत में जो वैक्सीन बनेगी वो 2 साल से ऊपर के बच्चों पर भी काम करेगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।